नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अगर आपने आज का अखबार देखा होगा तो ज़्यादातर पर पहले पन्ने पर एक खबर थी। आकार अलग अलग था। यदि आप पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तब खबर का आकार बड़ा रहा होगा। खबर यह है कि एक युवक ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। उसके बाद से तनाव है और ये पूरा मामला जैसे एक जाति की अस्मिता से जुड़ा हो गया हो, जबकि इस विचार में समस्या है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नायक नहीं हैं, वो पूरे देश के नायक हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि क्यों दलित बस्तियों में या सार्वजनिक जगहों पर उनकी मूर्ति लगाई जाती है। भीमराव अम्बेडकर के हमारे साहस, हमारे समय में होने के क्या मायने हैं, आपको ये समझने होंगे। अस्मिता की, आइडेंटिटी की राजनीति में क्यों वो इतने बड़े प्रतीक पुरुष हैं, आपको ये भी समझना होगा। और तब आपको ये समझ में आएगा कि उनकी मूर्ति तोड़ने की कोशिश करके किस तरह के जातिगत उन्मेष को बढ़ावा दिया जाता है और क्यों ये समाज के लिए खतरनाक है। और तब इस तरह की मूर्तियों के तोड़े जाने पर दलित समाज के क्रोध का संदर्भ भी आपको समझ में आएगा। इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। पंजाब और दिल्ली तक हो रही राजनीति के बारे में भी इस पर बात करेंगे। बात उत्तराखंड में आज से लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी होगी, जिसके कई प्रावधानों को बहुत प्रोग्रेसिव बताया जा रहा है, जैसे लड़का और लड़की दोनों का संपत्ति पर समान अधिकार, शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, इसको लेकर भी सकारात्मक टिप्पणियां आ रही हैं। लिव इन रिलेशन और कुछ दूसरे पहलुओं को लेकर विवाद भी है, इन सब पर बात करेंगे। वक्फ बिल पर संशोधन को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, उसके प्रावधान भी जानेंगे। क्या संस्तुतियां हुई हैं बहुमत के आधार पर, पक्ष विपक्ष की राय क्या आई है, ये जानेंगे। बीजेपी के एक पूर्व विधायक हैं, इन दोनों शूटर बने घूम रहे हैं। उनके निवर्तमान विधायक होने के पीछे जो वजह हैं, यानी जो मौजूदा विधायक, उनके परिसर में जाकर गाली गलौज करना, फायरिंग करना, धमकाना और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड भी करना, इस प्रसंग का भी हालचाल आज लिया जाएगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली में चुनाव के पहले तक कितने और घोषणा पत्र आ सकते हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और मेन चैलेंजर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हफ्ते में 1 या 2 घोषणा पत्र ला रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि 4 तारीख की पोलिंग के पहले एक आध संस्करण तो और आ ही जाएंगे। और आखिरी में आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े उत्सवों में से एक महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे आज या बीते दिन पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, तब क्या नज़ारे और क्या टिप्पणियां प्रस्तुत हुई। तो शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। पंजाब के अमृतसर में 26 जनवरी को एक युवक ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी। युवक इसी से ऊपर चढ़ा और हथौड़े से वार करने शुरू कर दिए। प्रतिमा खंडित हो गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उसने 20-25 सेकंड में 8 बार हथौड़े से प्रहार किया। पास में रखी संविधान की प्रतिकृति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसे पकड़ा गया, पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चेक शर्ट पहने इस युवक ने पहले संविधान की प्रतिकृति में आग लगाने की कोशिश भी की और फिर बड़ा हथौड़ा लेकर मूर्ति पर चढ़ा और वार किए। युवक फिर नीचे उतरा तो कुछ लोगों ने उसे खींच लिया, थप्पड़ जड़ा गया। कहता है मुझे मारना मत। फिर भीड़ जमा हो जाती है और लोग उसे नज़दीकी थाने लेकर चले जाते हैं। ये घटना अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर थाने से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुई। फिर गुस्साए लोगों ने 26 जनवरी को ही हॉल गेट चौक को बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दलित समाज में घटना के बाद रोष है। अमृतसर बंद के लिए कॉल भी है। इस बंद का आह्वान लुधियाना, जालंधर जैसे शहरों में भी किया गया है। मौके पर एआईजी जेएस वालिया, एडीसीपी विशालजीत सिंह और एसीपी जसपाल सिंह पहुंचे। लोगों को समझाकर शांत कराने की कोशिश की गई।
आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पूछताछ चल रही कि उसने ये कोशिश क्यों की। इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जस्ट केस रजिस्टर किया है, अभी पता चला है उस चीज का, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। इस मामले पर जमकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल मुखिया अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक तरफ पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहीं पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति ने उनकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा को हथौड़े से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। पंजाब के भाजपा नेता विजय सांपला ने कहा, घटना दरबार साहब के गलियारे में हुई, इसलिए एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त के जत्थेदारों को भी इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अम्बेडकर की 30-35 फुट ऊंची मूर्ति, वो भी कोतवाली थाने के सामने अमृतसर में, सीढ़ी लगाकर व्यक्ति ऊपर चढ़ के उस पर प्रहार करता है, तोड़ता है, और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार, पूरी की पूरी पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन पंगु बना देख रहा है। उधर दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि घटना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने भी कहा, घटना के पीछे जो साजिश है उसका पता लगाया जाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनादर करना खासकर आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार की शर्मिंदगी की बात है। भाजपा की सरकार ने अंबेडकर साहब के लिए क्या बोला लोकसभा के सदन के पटन पर हम सब जानते हैं, और उनको भी मजबूरन अंबेडकर जी और गांधी जी को मानना पड़ता है। ਇਹ जी घटना ਨੂੰ अंजाम देना मतलब कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई और ये जानबूझ के की गई है, प्री प्लान्ड है, प्री मेडिटेटेड है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने लोगों से अपील की कि संयम बरतें और ये भी कहा कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को कठोर सजा दी जाएगी। इस तरह की घिनौनी हरकतें करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बने। किसी को भी राज्य की अमन शांति को भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब विरोधी ताकतों के सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। पंजाब से अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव हैं और यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अनुमानों के मुताबिक दिल्ली में लगभग 16.5% दलित आबादी है और इसी को लक्ष्य करके अब राजनीति भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जब जनता से मुखातिब होते हैं तब एक तरफ सरदार भगत सिंह और दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी होती है पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए। और अब बीजेपी की बारी थी। 27 जनवरी को यानी आज के दिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत है, वे अम्बेडकर विरोधी हैं। ये है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का, दलित विरोधी चेहरा, बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी चेहरा। इस प्रसंग पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं आई है। अब एक और अहम सवाल को एड्रेस करते हैं। कई लोगों के मन में आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा अस्मिता के स्तर पर, सम्मान के स्तर पर इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा क्यों है। सबसे पहले हम आपको अपनी ही चुनाव यात्रा की, अपनी ही भारत के लोकतंत्र को अलग अलग परिवेश को समझने की यात्राओं की 2 झलकियां दिखाते हैं। पहली यात्रा हमने 2017 में की थी, जो लल्लन टॉप की पहली चुनाव यात्रा थी उत्तर प्रदेश की। हमें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी इलाके में एक स्कूल में एक बच्चा मिला और वो बच्चा समझा रहा था कि क्यों दलित महापुरुषों के नाम पर पार्क बनना महत्वपूर्ण है और ये अस्मिता की राजनीति में किस तरह से एक प्रगतिशील कदम है। आप सुनिए अर्चित को। अगर मैं बात करूं दलित वर्ग की, तो जो अपर कास्ट पीपल है, अगर मैं कुछ समय हिस्ट्री में जाऊं तो अपर कास्ट पीपल ने लोअर कास्ट पीपल पे बहुत ज्यादा जुल्म किया। तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो घूमने जा सकें, उनके पास कोई ऐसे स्थान नहीं थे जहां पर वो ये कह सके कि हाँ ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं खुली आजादी के साथ मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो वो अगर पत्थर की मूर्तियां बनाई हैं, अगर वो पार्क बनाया है तो सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए बनाया है। अगर उनमें उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं तो सारी मूर्तियां नहीं बनाई हैं, उसमें हमारे सभी नेताओं की मूर्तियां बनाई हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसा स्थल बना दिया उन्होंने जहां पर हमारे लोग, हमारे पिछड़ी जाति के लोग वहां पर खड़े होकर, वहां पर बैठकर उन विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं खुली आजादी के साथ।
दूसरी क्लिप 2024 के लोकसभा चुनाव की है। जगह है कन्नौज। यहां पर एक दलित बस्ती में जब मैं मुखातिब था लोगों से, तब उनकी सबसे बड़ी मांग क्या थी कि बाबा साहब धूप हो या बरसात खुले में खड़े रहते हैं, हमारी मांग है इनके सर पर छतरी आ जाए। बाबा साहब मेरे खुले ठाणे हैं। हाँ। कोई पर छत्र तान दे तब जाने नेता नगरी वाले जो है लड़ता है। बाबा साहब के सर पे छत भी नहीं है। कछु है छत पे हमारे बाबा साहब। बाबा साहब छतरी। मैं आज जितने नहीं मैं मीडिया से हूँ, ठीक है, मैं जितने नेताओं से मिलूंगा, सपा के भाजपा के, सबको ये बोलूंगा कि मैं इस गांव में गया था और बाबा साहब के सर पे छतरी नहीं है। ये वीडियोस एक संकेत भर दे रहे हैं कि कैसे बहुजन चेतना में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाये हुए हैं, क्योंकि उनके संघर्षों के फलस्वरूप, उनके उस मूल संदेश के फलस्वरूप कि संगठित हो और शिक्षित बनो, दलित समाज में जागरूकता आई अपने अधिकारों को लेकर, अपनी जगह को लेकर और अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रतिरोध को लेकर। इन्हीं सब वजहों से बाबा साहब अंबेडकर एक बड़े वर्ग के लिए पूज्य हैं, ईश्वर तुल्य हैं। इस पूरी प्रस्तावना को, संकल्पना को समझने के लिए हमने अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की। हमने सवाल पूछे गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक अध्ययन संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर बद्री नारायण से। हमने सवाल पूछे आत्म पैम्फलेट जैसी जाति व्यवस्था की तीखी लेकिन सरस आलोचना करने वाली, कि आपको भारी भरकम नारों की तरह न लगे, ऐसी एक शानदार मराठी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर और राइटर आशीष बेंडे से। हमने सवाल पूछे जेएनयू में प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार से। अलग अलग लोगों से यही सवाल कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का होना, भारतीय समाज और खासतौर पर भारतीय दलित समाज और उनकी मूर्ति का होना, इसका क्या महत्व है। इनके रिस्पॉन्सेस को गौर से सुनिए, ताकि अगली दफा जब आप ऐसी मूर्ति के सामने से गुजरें तो आपको पूरा संघर्ष समझ में आए। दलितों की तो एम्पावरमेंट में अंबेडकर का की जो इमेज है उसका बहुत क्रूशियल रोल है, क्योंकि वो उनकी प्रेरणा से मानते हैं कि हमारी मुक्ति संभव हो पा रही। तो मुझे लगता है कि इसलिए कुछ भी, यानी अंबेडकर इतनी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी रही है, इतना दमित रही है, अगर उसको, उसकी मुक्ति का जो रास्ता है, उस रास्ते को अगर कोई अपमानित करेगा तो रिएक्ट करेगी। वुंडेड आइडेंटिटी होती है, वुंडेड आइडेंटिटी को अगर थोड़ा भी आप पिंच करेंगे तो वो बहुत दुखी होती है। और दलित समूह एक वुंडेड आइडेंटिटी है, जिसको ब्रोकन, मतलब जो एक तरह से कहते हैं कि जो इतना ऑप्रेस हो चुकी है, इतना चूर चूर इसको करना है ना, चूर चूर जैसी हुई है, तो ऐसे में उसको कुछ भी अगर आप कहेंगे तो पिंच करता है। और अम्बेडकर को अगर आप कहेंगे तब तो बहुत बड़ा सिंबल है, आइकॉन है, खास करके मुक्ति की, मार्जिनल कम्युनिटी की मुक्ति की राजनीति के सबसे बड़े आइकॉन है आज। तो उनको अगर कोई इस तरह की बात कहेगा तो रिएक्शन। अंबेडकर जी के मूर्ति की विटंबना ये नई चीज़ नहीं है, ये इसके पहले बहुत बार हो चुकी है। और मतलब मेरे ख्याल से 1997 में जब हम छोटे बच्चे थे, तब रमाबाई अंबेडकर नगर जो मुंबई का है, वहाँ पे ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद दंगे भी भड़के थे। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले परभणी में यही मामला हुआ, और आज ये अमृतसर की नई घटना। इन सारी चीज़ों में कॉमन फैक्टर ये है कि जो भी बंदे ये सब करते हैं, उन्होंने अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं है। उनके जो बुक्स हैं, उनके जो पुस्तकें हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो भाषण हैं, उनके बारे में किसी का कोई अध्ययन नहीं है। उनके दिमाग में शायद मेरे ख्याल से एक ही नैरेटिव सेट होता है, वो होता है कि इनकी वजह से रिजर्वेशन आया और हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, ये एंटी हिंदू है, उन्होंने हिंदुइज़्म को ख़तरे में डाल दिया और बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। लेकिन ये इतनी क्या बोलते हैं उसको, इतनी सरफेस की घटना नहीं, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं, उनके पीछे बहुत सारे विचार हैं। उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो शायद अंबेडकर जी को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। दलित समाज के लोग बाबा साहब के प्रति अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि आधुनिक काल में बाबा साहब अंबेडकर ही ऐसे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरे समाज को समझाया कि दलित भी उन्हीं की तरह इंसान हैं, आदमी हैं और इसलिए उन्हें भी जीने का अधिकार दिया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने ही दलितों के अधिकारों को
संविधान में सुरक्षित किया, उनके आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकारों को जो है सुरक्षित किया। अन्यथा दलित समाज के लोग अनादर, शोषण, उल्हाना और जो उनके प्रति अन्याय होता था, ऐसे जीने को वह अभिशप्त थे। और इसलिए दलित समाज के लोग बाबा साहब के प्रति हमेशा जो है अपनी आस्था प्रकट करते हैं और उनको अपना मसीहा मानते हैं। पंजाब की घटना का एक और संदर्भ जो आपको समझना चाहिए, लगभग 32% की आबादी है, लेकिन राजनीति में पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन शीर्ष स्तर पर उतना अभी भी नहीं है। एक खबर ये भी आती है कि बड़े पैमाने पर दलितों को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिशें भी चल रही हैं। इस तरह के कई वीडियोस आते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन ने भी इस पर विस्तार से खबर की थी। तो इसका एक सोशियो पॉलिटिकल एंगल भी है जिसके बारे में देखा जाना चाहिए। दलित समाज में इस तरह का आक्रोश पहले भी देखा गया है। मसलन जब वियना में आज से तकरीबन 17-18 साल पहले डेरा सचखंड बल्ला में, ठीक कहें तो 15-16 साल पहले डेरा सचखंड बल्ला के संतों पर हमला हुआ था और उसके बाद जलंधर उसके आसपास के इलाकों में आगजनी हुई थी, उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी 27 जनवरी से लागू हो गया। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया और कहा, हमने 3 साल पहले जनता से किया वादा पूरा किया। ये किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सबको समान अधिकार देना है। सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। दरअसल भारत में 2 तरह के कानून हैं, क्रिमिनल और सिविल। मर्डर, मारपीट, चोरी और अपहरण या इस तरह के और जो मामले हैं वो क्रिमिनल कानून के आधार पर इसमें पुलिस कार्रवाई करती है। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में, शादी ब्याह में सिविल कानून के आधार पर फैसला होता है। क्रिमिनल कानून सभी लोगों के लिए एक समान है, जबकि सिविल मामले अलग अलग धर्मों और समुदायों के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे हिंदुओं की शादी और तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होते हैं, मुस्लिमों में ये पर्सनल लॉ के जरिए होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिविल कानून है। लंबे समय से भारत में ज़्यादातर धर्म और समुदाय से जुड़े लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू करने की मांग होती रही है। उत्तराखंड का ये कानून उसी का पहला पड़ाव है। इसके कुछ खास बिंदु समझिए। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस जाति या समुदाय से, धर्म से आते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिला था। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के कारण एक से हो। सिर्फ एक पक्ष के कारण के आधार पर तलाक नहीं मिल सकेगा। ये जेंडर के स्तर पर बराबरी की तरफ बढ़ता कदम है। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस को भी सरल बनाया गया है। अगर एक साथी टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन करता है तो दूसरे साथी से पुष्टि की जरूरत होगी। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की ही होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक। विवाह की कानूनी इजाज़त उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो एक साथ रहने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हों। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल होना जरूरी। शादी के वक्त पति या पत्नी में किसी एक के जिंदा होने पर कानूनी रूप से शादी करने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेना या तलाक पत्र होना जरूरी। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 366 के 25वें प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। इसके साथ ही भाग 21 के तहत संरक्षित प्राधिकरण, सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कराने के प्रोसेस की शुरुआत हुई रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय एक्सपर्ट पैनल के गठन से। इसने रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित हुआ। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 12 मार्च को इस एक्ट को नोटिफाई किया गया। यूसीसी के नियम बनाने के लिए गठित समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 9 नवंबर यानी राज्य के 24वें स्थापना दिवस से पहले सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्लानिंग की, पर तब ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि स्टाफ की ट्रेनिंग तब तक पूरी नहीं हुई थी। अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गई है। अगली सुर्खी, दिल्ली में मैनिफेस्टो सीरीज के बीच एक और घोषणा पत्र जारी हो गया। इस दफा आम आदमी पार्टी एक नया एडिशन लेकर आई।
27 जनवरी को आपने 15 गारंटियों का ऐलान किया। 5 बड़े ऐलान क्या हैं? दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये, 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पानी का गलत बिल माफ, स्टूडेंट्स के लिए बस यात्रा फ्री और मेट्रो के किराए में छूट। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहला मैनिफेस्टो 22 जनवरी को रिलीज किया, तब नाम रखा मिडिल क्लास मैनिफेस्टो, जिसमें शिक्षा बजट को 10% करने और जरूरी चीज़ों पर जीएसटी खत्म करने के वादे शामिल थे। वहीं बीजेपी भी किश्तों में 3 मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। इसमें दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करना, दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर, सरकारी संस्थानों में KG से PG तक फ्री एजुकेशन और 2500 रुपये प्रति महिला भी शामिल है। उधर कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से उसे 0 सीटें मिल रही हैं। पार्टी ने 3 गारंटियां दी। सरकार बनने पर जनता को 500 रुपये का सिलेंडर फ्री, राशन किट, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, फ्री राशन किट का वादा। ये तो वायदों की बात हो गई। पिछले वायदों का क्या? अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में 3 वायदे पूरे न करना, उसमें अपनी असफलता को भी स्वीकारा। सुनिए। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। एक और कार्यक्रम में केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि उधर से यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। इस इल्जाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी का जवाब भी आया। थुक्को और वागो ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। अगली सुर्खी, संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने वक्फ बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, मीटिंग में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई, 14 सुझावों को मंजूरी मिली। संशोधन आए थे, उन संशोधन को हमने प्रस्तुत किया जेपीसी के सामने। उस पर हमने कहा सहमति है। फिर हमने उस पर वोट के मतदान की प्रक्रिया का अवसर दिया और एक एक संशोधन पे मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी और एनडीए के द्वारा लाए गए जो 14 संशोधन थे क्लाजेज में, 14 क्लाजेज में, वो बहुमत से अडॉप्ट किए गए। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। अब तक ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान में नहीं दी तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जमीन पर दावा करने वाला अब तक बस ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, लेकिन अब वो रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी, अब तक ये मना थी। ये मुख्य बिंदु है। इन संशोधनों को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदम्बिका पाल पर बहुमत को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी, जब कमेटी के सदस्यों को मौजूदा संशोधन के साथ बिल ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। 5वीं सुर्खी, उत्तराखंड से एक बार फिर से जनता की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी ओढ़े और इसी का दम भरने वाले 2 नेता खुलेआम गुंडई करते नजर आए। हरिद्वार में खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार। उनके कैंप कार्यालय पर 26 जनवरी को फायरिंग हुई। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाई, ये इल्जाम है। 27 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उमेश और प्रणव दोनों के पास लाइसेंसी हथियार होने की रिपोर्ट भी जिला मजिस्ट्रेट को दी जा रही है और इन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है। दोनों ही पक्षों से 5-5 लोगों की हिरासत में दोनों ही पक्षों को लिया गया है और कल कोर्ट में एक पक्ष को उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरे पक्ष के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग चेक करा रहे हैं। पूरा मामला क्या है? विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन में लंबे समय से चुनावी रंजिश है। पिछले चुनाव में प्रणव हार गए।
25 जनवरी को सोशल मीडिया पर दोनों में बहस हुई, एक दूसरे को गाली गलौज भी। इसके अगले दिन पूर्व विधायक प्रणव 3 गाड़ियों से समर्थकों के साथ उमेश के कार्यालय पहुंचे। नहीं मिले तो पहले वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मारपीट, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, ऑफिस में तोड़फोड़ भी। फिर इसका वीडियो भी खुद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। बाद में पता चला कि हमले के वक्त उमेश ऑफिस में भीतर मौजूद थे, बाहर नहीं आए। पुलिस के पहुंचने के बाद बाहर निकले और तब वो प्रणव और उनके समर्थकों को मारने के लिए दौड़े। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। इस दौरान चैंपियन फिर से हमलावर दिखे और माहौल और बिगड़ा। प्रणव सिंह पहले भी कई बार गलत वजहों से खबरों में रहे हैं। भाजपा के नेता का 2019 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दोनों हाथ में पिस्टल लिए और मुंह में बंदूक दबाकर फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का विषय बन सकता था, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के चलते कुछ दिनों पहले ही निलंबित किया था, इसलिए उतनी आंच नहीं आई। लेकिन अब वो फिर से खबरों में है। अब देखना है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार कितनी सख्ती दिखाती है इन चैंपियन पर। दिन की और सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप से बात की। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली है, कुर्सी संभाली है क्योंकि चुनाव तो वो पहले ही जीत चुके थे। अब 20 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला है। दोनों के बीच क्या बात हुई इसको लेकर ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से तमाम ऐलान करे हैं तो मुमकिन है कि उनके संदर्भ में भी इस फ़ोन कॉल पर कुछ बात हुई हो। आखिरी में रुक करते हैं महाकुंभ का, जहां योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राजनाथ सिंह के बाद अब डुबकी लगाने की बारी थी गृह मंत्री अमित शाह की। वो 27 जनवरी को पहुंचे। साथ में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में संत समाज से स्वामी अवधेशानंद और बाबा रामदेव भी। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान आचमन चलता रहा। परिवार के साथ गृह मंत्री ने पूजा की, फिर स्वामी अवधेशानंद के आश्रम पहुंचे और भोजन किया। ये थी देश भर की प्रमुख खबरें। विदेश की खबरें जानने के लिए आप देखिए ललन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।